Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Kajal Kumari from Bihar. ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के द प्लेन चैप्टर से रिलेटेड है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन whose vertices are XR, YR, ZR, where R is equal to 1, 2, 3, 4, the axis being rectangular. आमतौर पे हम एक्सिस को रेक्टेंगुलर ही लेते हैं, इसलिए इसको मेंशन करने से कोई में फ़ायदा नहीं, और होगा तो ठीक रहेगा. और यहाँ पर आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, मीन्स आर की वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो एक पॉइंट हमको मिलेगा, एक वर्टेसिस मिलेगा, एक इसका वर्टेक्स मिल जाएगा x1, y1, z1, यानी टेट्राहेड्रन के 4 वर्टेक्स होते हैं. तो जब r बराबर हम 2 रखेंगे तो दूसरा वर्टेक्स मिलेगा x2, y2, z2. इस तरीके से r बराबर हम 3 रखेंगे तो x3, y3 और z3, और r बराबर 4 रखने पर ये मिलेगा हमें x4, y4 और z4. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रन होता है उसके 4 वर्टेक्स होते हैं. अगर उनके नाम भी हम दे दें A, B, C, D, तो ये एक ABCD एक टेट्राहेड्रन हो जाएगा जिसका हमको वॉल्यूम को फाइंड करना होगा. और हम लोग जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रन होता है, यानी हमने लेट कर लिया है, लेट ये जो हैं वो वर्टेसिस हैं. B, द वर्टेसिस ऑफ टेट्राहेड्रन, यानी टेट्राहेड्रन के जो सिरे हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं. और इसको हम रफली यहाँ पर बना देते हैं. यहाँ पर टेट्राहेड्रन को, टेट्राहेड्रन हम लोग जानते हैं ऐसी 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होती है जिसके बेस एक ट्रायंगल होता है और उसके जो फेसेस होते हैं वो भी ट्रायंगल होते हैं. तो ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं कि ये है, और ये बेस है, ये भी ट्रायंगल है, और एक फेस ये है, वो भी एक ट्रायंगल है, और उसके उधर वाला पीछे तो वही ट्रायंगल है. 4 फेस हैं और 3 डायमेंशनल है ये. अगर हम इस स्पाइन को एक कोऑर्डिनेट नाम दे दें और इसके कोऑर्डिनेट हमने जैसे कि ऊपर मान लिए हैं x1, y1, z1, तो इस बी पाइन के जो कोऑर्डिनेट हमने माने ऊपर वो x2, y2, z2 है. ऐसे ही यहाँ पर सी पाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने लिए हैं x3, y3 और z3, और डी पाइन के कोऑर्डिनेट x4, y4 और z4. इसके हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो जैसे कि हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि किसी भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ बेस, यानी जो बेस एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया, और ये हमें पता होना चाहिए, और साथ में वर्टेक्स है इस जो ट्रायंगल ये प्लेन है, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम, माना कि ये जो एल पॉइंट पर गिरती है इस प्लेन पर, यानी ट्रायंगल के प्लेन पर, और इसकी जो लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है. इसको हम स्मॉल p से इस लेंथ को एल को स्मॉल p मान लेते हैं. तब इस टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है y ज्योमेट्री. वी नो दैट y जियोमेट्री वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, जिसको हम अगर हम कैपिटल V से डिनोट करें तो उसका फार्मूला हमें याद रखना चाहिए 1/3. ये p ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वर्टेक्स से बेस, और जिस ट्रायंगल पर ये गिर रही है उस ट्रायंगल का, यानी ट्रायंगुलर प्लेन पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, उस ट्रायंगुलर प्लेन का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल लिया हमने BCD. अब हमें 3D में ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना आना चाहिए, और इस पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो
किसी पॉइंट से प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस प्लेन का अभी हमें इक्वेशन नहीं मालूम है। लेकिन ये वो प्लेन है जो 3 पॉइंट से होकर जाता है जिसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। अब अगर कोऑर्डिनेट बताएं तो हम लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे लिए आसानी होगी, तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस ट्रायंगल यानी BCD इस प्लेन का इक्वेशन यानी इन 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन जिसको हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं। तो द इक्वेशन टू द प्लेन, तो इस प्लेन का इक्वेशन BCD का इस BCD प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो इसकी ये होता है जैसे कि हमने पहले बताया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। इसमें फर्स्ट वाले रो में आप लिखेंगे x, y, z और 1, और इसके बाद राइट हैंड साइड में 0। सेकेंड रो और थर्ड रो और फोर्थ रो में कौन से आएंगे, तो बस जो B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आप सेकंड रो में रख दीजिए, यानी x2, y2, z2 और 1 यहाँ पर। जैसे कि C पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस वाले रो में रख दें थर्ड वाले में, यानी x3, y3, z3, 1, और फोर्थ वाले रो में रख दें D पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट जो हम पहले लिख चुके हैं x4, y4, z4 और यहाँ पर 1। राइट हैंड साइड में 0 है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ R1। ये पहला रो है R1 कहलाता है। तो इसके एलिमेंट ये इसका साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। जब हम इस x को लिखेंगे तो x से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगी, और ये डिटर्मिनेंट देखने में x नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले लिख दें फिर हम वेरिएबल यानी x को लिखेंगे। तो इसका साइन चूँकि पॉजिटिव है तो ये प्लस में आएगा, और हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R1। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि x से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर हमें जो डिटर्मिनेंट मिलेगी उसको हम यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट मिलेगी इसको यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी है अभी हमने छुपा के दिखा दी है, y2 z2 1, और इसके बाद है y3 z3 1 एंड y4 z4 1, और इसमें हम x से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट को पहले लिख दिया, वेरिएबल को बाद में, जैसे कि हम लोग लिखा करते हैं। एक इक्वेशन ये प्लेन की इक्वेशन है, जैसे इस फार्म में आती है ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, उसी फार्म में यहाँ लिख रहे हैं। ये कांस्टेंट है वो अलग बात है, डिटर्मिनेंट की फार्म में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये साइन इसके बाद निगेटिव होता है तो माइनस होगा, y को हम बाद में लिख देंगे जैसे कि हमने इसमें किया है। तो y से जाने वाले रो को और कॉलम को छुपा लीजिए। अब जो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है उसको हम एक डिटर्मिनेंट के में लिख देंगे। तो फर्स्ट में तो यही रहेगा साइन x2 x3 और x4, और ऐसे क्योंकि जब साइन हमने यहाँ पे ये लगा दिया माइनस तो हमें कुछ नहीं देखना है कि किस तरीके से लिखें, बस जो जैसा लिखा दिखाई दे रहा है बस इन सब को छुपाते हुए इनको हम लिख लेंगे एक इसमें। तो ये हो जाएगा z2 z3 और z4, और यहाँ पर 1 1 1, ये इसके बाद हम y लिखेंगे, और ये है पॉजिटिव अगेन यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इसको लिखेंगे। लेकिन z से आने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर हमें जो भी नज़र आ रहा है उसको हम एज इट लिख देंगे एक डिटर्मिनेंट में, और इसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस का, और यहाँ पर जो भी बना था z को छुपाने पर वो लिख दें, यानी z को छुपाने पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रही है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या नज़र आ रहा है x2 x3 x4 x2 x3 x4 सॉरी दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है देख लीजिएगा आप, ऊपर हमने दिखा चुके हैं y2 y3 और y4, और फिर इसके बाद ये लास्ट वाला 1 1 1। तो अभी हमारा ये वाला एलिमेंट और बचा हुआ है क्योंकि हम R1 के रिस्पेक्ट में हमने 3 का तो यूज़ कर लिया, लास्ट वाला ये रह गया, तो ये होगा 1 यानी माइनस का 1,
क्योंकि इसका साइन होता है माइनस का, तो -1 और इस 1 से जाने वाले रो, इस यानी इस 1 से जाने वाले रो को और कॉलम को हम जब छुपाएंगे तो जो डिटर्मिनेंट आपको नज़र आ रहा है उसको हम लिख देंगे, बस इसी को लिखना है। तो ये वैल्यू है हमारी x2 और z2, x3 y3 z3, x4 z4। मेन जो है हमारा फार्मूला ये माइंड में रहे, यानी बेसिक बस हमें P निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। तो अभी जो हम निकालना चाह रहे हैं वो P के लिए निकालना चाह रहे हैं। P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A पॉइंट से इस जो प्लेन है ABC यानी सॉरी BCD, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तभी निकाल सकते हैं P की वैल्यू जब हम इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करें। तो इसी प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर आ चुका है राइट हैंड साइड में, ये 0 था उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जब ये प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया तो हम A पॉइंट से इस प्लेन तक, जो जिसका इक्वेशन इतना बड़ा सा है, एक उसमें नज़र भी नहीं आ रहा है, इसको हम छोटा कर दें। तो इस प्लेन का इक्वेशन इस प्लेन तक की A पॉइंट से इस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी हम इसको कहते हैं स्मॉल p बोलते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा अलग से आपको बता दें कि एक प्लेन का इक्वेशन जैसे ये हमारे पास रफ कागज़ पे हम इसको दिखा देते हैं। अगर एक प्लेन का इक्वेशन हमारा इस तरीके से लिखा है ax प्लस का vy प्लस का cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और इस प्लेन पर किसी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस x डैश बाई डैश z डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो ये जो लेंथ होती है उसको अगर हम p से नोट करें, तो p की वैल्यू फाइंड अगर करना है तो आप क्या करेंगे कि इस प्लेन के इक्वेशन में जहाँ पर भी x नज़र आया उसमें इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x डैश वो रख देंगे, बाई x की यहाँ y की जगह पर बाई डैश और z की यहाँ पर z डैश रख देंगे, कांस्टेंट को एज इट लिख देंगे और अपान में स्क्वायर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यही प्रोसीजर यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर इस पॉइंट की जगह हमारा ये पॉइंट A है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो और साथ ही साथ ये जो x बाई z की जगह पर रखे जाएंगे, तो हम अब p के बारे में कह सकते हैं कि स्मॉल p जो है वो क्या है, p बराबर निकालना हो तो बस थोड़ा सा हमारा ये बड़ी चीज़ है तो इसलिए हमने शॉर्ट में बता दिए, बेसिक वो है और इसको हम छोटा छोटा लिखें क्योंकि इतने में शायद ही हम लिख सकें। तो क्या करना होगा, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, किसी चीज़ को हम एक ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे यानी 0 से पहले। और ध्यान रहे कि जो प्लेन का इक्वेशन जैसे अभी हमने आपको दिखाया, ये प्लेन का इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में है, यानी राइट हैंड साइड में जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ये कांस्टेंट लेफ्ट में ही हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा चूँकि है राइट हैंड साइड में 0 है, प्लेन का ये इक्वेशन है और वो जनरल फॉर्म में है। तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इस फार्मूले से निकलेगी, यानी x की यहाँ पर हम लोग x1 रख देंगे और क्यों हमारा पॉइंट जो है वो a है और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z में है, तो इसलिए x की यहाँ पर x1, y की यहाँ y1, z की यहाँ z1 और कांस्टेंट ऐसे रहेंगे और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट x के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, सिर्फ x यहाँ पर x1, y यहाँ y1 और z यहाँ पर z1 रख देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे। थोड़ा हमें छोटे छोटा करके लिखना होगा, बहुत बड़ी सी चीज़ है, इस पूरी ही इसको नोट करना होगा। सिर्फ जैसा कि अभी हमने बताया x यहाँ पर x1 रखेंगे, तो फिर हम यहाँ पर इसे लिख दे रहे हैं। अगर ना समझ में आए आप ऊपर देख लीजिएगा, वही चीज़ है, बस x यहाँ पर x1 लिखा होगा, y के यहाँ y1 और z के यहाँ z1 लिखा होगा। तो ये y2 z2 1, y3 z3 1, y4 z4 1, x यहाँ पर x1 कर दिया माइनस, क्योंकि हमें सब इसी एक के न्यूमरेटर में लिखना है। इसी तरीके से ये x2 z2 1, x3 z3 1, x4 z4 1 और y की जगह पर y1 कर देंगे, प्लस का साइन लगा दिया। और यहाँ पर एक गलती जो आपने पहले डिटेक्ट कर ली होगी, जब हमने z को इसमें छुपाया था एक्सपेंड करने के लिए, तो z से मैंने रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आई वो तो लिख दी थी, इसमें हमें z से मल्टीप्लाई करना होगा जिस तरीके से x बाई में कर रहे थे, तो वो अभी चलिए दिखाई पड़ गई क्योंकि हम z के यहाँ z1 रखना था। तो x2 y2 1 ऐसे ही नोट कर लिया हमने, x3
y3 1 और लास्ट में x4 y4 और 1 z के यहाँ पर इधर z1 हो गया। और माइनस इसको कांस्टेंट को ऐसे लिखना है, 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो इतनी जगह में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। x2 y2 z2 x3 y3 z3 और x4 y4 z4। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अपान में क्या रखते हैं, स्क्वायर रूट x का कॉफिशेंट का स्क्वायर। तो x का कॉफिशेंट का वही है जो यहाँ पर x1 का कॉफिशेंट है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जो कि एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू y2 z2 1 y3 z3 1 और y4 z4 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस जो y का कॉफिशेंट है। और यहाँ पर आप कहेंगे y का कॉफिशेंट जो है वो निगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव करके लिखेंगे कि वो हमें पास डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि y1 का यानी y का जो कॉफिशेंट है वो माइनस का है, तो लेकिन जो कि इसका स्क्वायर करना होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर हम दिखा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x2 z2 1 x3 z3 1 एंड x4 z4 1 इसका स्क्वायर प्लस इसी तरीके से हम z का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो कि है x2 y2 1 x3 y3 1 एंड x4 y4 1 और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है वो आपको बहुत बड़ी सी भी नज़र आ रही होगी, और इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम जो न्यूमरेटर में चीज़ है यहाँ पर 1 लिखा रहने दें, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट थी, तो इसको जब एक्सपेंड किया था तो पहली वाली लाइन में जो x y z और 1 थे वो तो यहाँ पर आ गए। अब वही चीज़ जो है यहाँ लिखी हुई है, सिर्फ x की जगह पर x1 हो गया, y की यहाँ y1 और z की यहाँ z1 हो गया। तो ऐसे ही जब हम इसका एक्सपेंसन किया तो ये आ गया। तो इसको हम जो है हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, बस इसमें चेंज कर देंगे x1 y1 और z1 आ जाएगा, बाकी सब यही चीज़ बन जाएगी इस पूरी वैल्यू का सम, यानी डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। तो इस p की वैल्यू जो है वो इतने के बराबर आ गई, जिसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, यानी p इजिकल टू एक 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आएगा, थोड़ा सा बड़ा बना के लिखेंगे हम इसको। और अपान में जो वैल्यू आएगी उसको भी फिर सॉर्ट करके कुछ मेथड से हम लोग लिखेंगे। पहले हम न्यूमरेटर को यहाँ पर एक 4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में इसको किया था। तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1, क्योंकि हम शुरू में देखें वहाँ पर x by z था, तो एक्सपेंड होके क्या आया था और इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको वापस हमने इसी फॉर्म में लिख दिया। x2 y2 z2 1 और x3 y3 z3 1 और x4 y4 z4 1। अब अपान में जो वैल्यू आ रही है वो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि, तो इसको हम पहले रफ़ में जो है वो लिख लेते हैं। और आपको मालूम होगा कि 3 डायमेंशन में किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कोई 3 पॉइंट हों, स्पेस में है ये पॉइंट, ये ना समझे किसी प्लेन में हमने बना दिए ये x by z माना है, तो ऐसा नहीं कि समझे कि y z में, ये स्पेस में है पॉइंट 3। और इन 3 पॉइंट्स को जब हम, चूँकि मजबूरी है कि 2D में हम 3D को दिखाना मुश्किल काम है हमारे लिए, हो सकता है आगे चल के जो है वो आसान हो जाए किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो इसका एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं, यानी एक लाइट डालें इस ट्रायंगल सॉलिड मानते हुए जेड एक्स के पैरेलल लाइट डालेंगे, तो उसका प्रोजेक्शन जब यहाँ पर एक गिरता है तो उसको, उस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डेल जेड से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम जब वाई एक्सिस के डायरेक्शन से जब एक्स में एक्स इसका एक यानी लाइट डालेंगे तो इसका यहाँ पर प्रोजेक्शन मिलेगा। वो प्रोजेक्शन जो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस, तो इसको, इस एरिया को हम लोग जो आएगा वो डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे। ऐसे ही जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से डालेंगे तो ऊपर इस वाले प्लेन पर जो प्रोजेक्शन मिलेगा, यानी वाई जेड प्लेन पर, वो प्रोजेक्शन का जो एरिया होगा डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे।
और ये जो ट्राइंगल का एरिया होता है जिसको हम ट्राइंगल कहें सिर्फ, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है हम लोग जानते हैं वो निकालना जाए तो स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अब ये भी सवाल एक उठता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया या इस ट्राइंगल का एरिया इसका कैसे निकालें, इसका फार्मूला क्या होता है। तो हालांकि हम ज़्यादा डिटेल में इस आर्टिकल में नहीं जा सकते, लेकिन इसलिए शॉर्ट में इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/2 आप यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट जैसे x लिया है तो यहाँ पर x वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ देंगे, y वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ पर लिख दिए, y और z वाले कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। वो तीनों कोऑर्डिनेट जो इस वर्टेक्स इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अभी हम यहाँ पर 1 2 इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमारा इसमें हमने लिखे भी नहीं और हमारा उस वाले सवाल में वैसे तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए लिख लें यानी इसके कोऑर्डिनेट 1 y1 z1 इस तरीके से और 1 2 3 लिख दें, x हमारे तो 4 तक हैं, x2 और वो ट्रायंगल के तो 3 ही होंगे x, लेकिन नाम उसके अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि हमने जो बेस लिया उसमें 1 नहीं आ रहा है, 2 3 4 आ रहा है, तो वो मेरे कहने का मतलब था यहाँ पर। तो इस तरीके के होंगे। तो फिर हम अगर हमने x इस ट्रायंगल को, मेन ट्रायंगल हमारा ये है तो इसके कोऑर्डिनेट इतने हैं, तो हम x डेल्टा x जब निकालेंगे तो x नहीं y से शुरुआत करेंगे, y z और फिर ये, और इसमें इनके कोऑर्डिनेट चूँकि 1 लिए थे तो इधर 1 2 3 1 2 3 ये हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग डेल्टा y की बात करेंगे तो y के बाद आता है z, तो z और z के बाद x इस तरीके से लिखेंगे zx1, और आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 1 1 1 कर देंगे, इधर 2 2 कर देंगे, यहाँ पर 3 3 कर देंगे। और ऐसे ही डेल्टा z की बात करेंगे तो 1/2, फिर z के बाद आता है x, फिर होता है y और फिर यहाँ पर 1, तो x/1 इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 बार। ट्रायंगल की बात चल रही है तो पहले वाले में तो 1 1, दूसरे वाले में 2 2, दूसरे वाले में 3 3, मतलब तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो। अब हमारा जो है हमारा जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है वो इनसे मैच करती है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो डेल्टा की फॉर्म में यानी हम इसको लिखना चाहते हैं। तो और ये प्रोजेक्शन होंगे इस ट्रायंगल, जो मेन ट्रायंगल है यानी जो ट्रायंगल इस टेट्राहेड्रन का बेस है। तो हालांकि हमने इसमें x/z नहीं बनाया था, तो इस बेस का प्रोजेक्शन जब गिरेगा एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर या वाई जेड प्लेन पर, जेड एक्स प्लेन पर, तो उसका जो प्रोजेक्शन आएंगे उनका कनेक्शन हम इनसे जोड़ देंगे, तो बहुत शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है वो नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम दिखाना चाह रहे हैं अलग से कि ये चीज़ है क्या। ये एक्चुअल में प्रोजेक्शन है ट्रायंगल का। तो पहले एक लाइन में हम इसको अगर लिख दें या इसको हम बाद में बता सकते हैं कि ये क्या है, और पहले हम इसको लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया, थोड़ा सा ये मिस हो गया। तो हमने ये दिखाया कि डेल्टा एक्स जो होता है एक्चुअल में ये हमारा मेन जो ट्रायंगल है उसका प्रोजेक्शन होता है वाई जेड प्लेन पर होता है, तो इसकी वैल्यू होती है, तो वाई जेड है तो वाई जेड ही आएगा यहाँ पर, तो वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड ही यहाँ पर आएगा। तो ये 1 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 3 3 होता है। तो अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 का इधर इंटू करेंगे, यानी 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी। तो हम यानी अपनी वैल्यू ये रख देंगे। वो अलग बात है, हमारी जो पॉइंट हैं वो 1 1 से शुरू न होकर 2 2 3 3 4 4 हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नोटेशन है जो कि हम उस ट्रायंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम यही वैल्यू लिखेंगे जब बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे x नहीं आ रहा तो डेल्टा x आएगा 2 टाइम्स, तो और स्क्वायर होगा तो इसका हमें फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देंगे और बता देंगे फिर डेल्टा x क्या है, डेल्टा y डेल्टा z क्या है। तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट लगा दें पहले, तो उसके बाद में ये वैल्यू हमने अभी बताई कि ये 2 टाइम्स डेल्टा x के बराबर है, लेकिन इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर देंगे ऐसे ही 2 डेल्टा y के बराबर स्क्वायर इसी तरीके से 2 डेल्टा z के स्क्वायर के बराबर है। और इसको फिर हम
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऐसे ही 4 हो जाएगा। 4 को बाहर ले लेंगे, 4 जो बाहर निकलेगा जो 2 की अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 की फॉर्म में, तो फिर एक इसके अंदर क्या बचेगा, यानी p की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को लिख दें और डिवाइड का निशान लगा के फिर इसको लिख देंगे बाद में, तो हमारे लिए लिखना भी आसान हो जाएगा। तो आराम से हम लिख सकते हैं इसको 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को x1 y1 z1 1 और x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 एंड x4 y4 z4 1। उसके बाद हम ये जो डिवाइड वाला निशान है उसको इसमें इस तरीके से लिख देंगे और स्क्वायर रूट है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट से हमने ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 सभी से में से कॉमन लिया और 2 के फार में इसे बाहर कर दिया यहाँ पर। तो पहले का स्क्वायर ये हुआ था, तो डेल्टा x का स्क्वायर मिला, डेल्टा y का स्क्वायर मिला और डेल्टा z का स्क्वायर मिला। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये चीज़ जो होती है वो आपके ट्रायंगल के बराबर होती है। ये क्या है, प्रोजेक्शन है बाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई प्लेन पर किसके हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, बता दे रहे हैं यहाँ पर वेयर, क्योंकि हमने डायरेक्ट यूज़ किए हैं वेयर। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा वाई क्या है और डेल्टा जेड क्या है, आर दी प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स के ट्रायंगल के ट्रायंगल BCD के प्रोजेक्शन है। किस प्लेन पर प्रोजेक्शन है, ये वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन है, ये जेड एक्स प्लेन ये जेड एक्स प्लेन पर प्रोजेक्शन है, और ये जो है लास्ट वाला जो है डेल्टा जेड वो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए अब हम लोग जानते हैं जो प्रोजेक्शन का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट जो होता है वो उस ट्रायंगल के बराबर होता है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो हो अगर निकालेंगे, अगर प्रोजेक्शन है ये, तो उसका एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम जो है वो लिख सकते हैं इसके बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसलिए ये p की जो वैल्यू होगी हो जाएगी x1 y1 z1 1, और ये वैल्यू हो जाएगी x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 एंड x4 y4 z4 1, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा BCD। तो ये हम लोगों ने p की वैल्यू निकाल दी, और इसी फार में एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार में हमारे पास पहले ही मौजूद है ये, तो शॉर्ट में हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है चूँकि कैंसिल हो जाएगा p की वैल्यू रखने पर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम p की वैल्यू ही डाल देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट आंसर। तो putting this value of p in equation number 1 जो था एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन v इज इक्वल टू फार्मूला था 1/3 p, और जो p की वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक बड़े से ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम यहाँ पर लिखना होगा, जो है x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1, और उसको फिर ये b की वैल्यू जो है वो उसको लिख देंगे। ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। और इसे लिखने के बाद ये अभी हमने p की वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दी है, और उसमें इक्वेशन नंबर 1 में देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD से, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है, तो इसको लिख देंगे इस तरीके, ये अपान में चला जाएगा, यानी इसे हम इसके नीचे लिख सकते हैं, और
तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 अपान, चूँकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड इस जिस तरीके से इसके अपान में ये 3 है तो इसके साथ में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। और इसमें चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम शुरू में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और BCD। और फिर जो है ये डिटर्मिनेंट सिर्फ बची हुई, बाकी सब हम लिख चुके हैं। ये अपान में आ गया और ये इसमें मल्टीप्लाई में ये 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा हुआ है x1 y1 z1 1 और x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1। ये पूरा पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। 2 और 3 का इंटू 6 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन जो हमसे पूछा गया था 1/6 x1 y1 z1 1। ये x1 y1 z1 ये फर्स्ट पॉइंट के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट थे, ये सेकंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ऐसे ये थर्ड वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 हैं और फोर्थ वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 है। मीन्स अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हों तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए यानी 1/6 दिस डिटर्मिनेंट, तो हम उसको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।